हेडिंग डालिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग थियरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। थियरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू थियरीज हैं, तो लिखो इसमें देयर आर टू मेन थियरीज टू एक्सप्लेन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टोटल कितनी थियरी है? 2, जिसमें से जो पहली थियरी है आपकी वो है कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी और सेकंड इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी, ठीक है, या इसको ट्रांजिशन स्टेट थियरी भी कह देते हैं। ट्रांजिशन स्टेट थियरी। वन बाई वन वी विल डिस्कस बोथ ऑफ देम। आप पहला पढ़ रहे हैं कोलिजन थियरी। नंबर 1 लिखें कोलिजन थियरी। लिखें इसमें द मेन पॉइंट ऑफ दिस थियरी, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थियरी आर एज फॉलोज। तो इस थियरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको लिखने हैं, ठीक। देखो फर्स्ट पॉइंट साथ ही साथ लिखते जाएं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, reactant molecules are assumed to be hard sphere. Assumed to be hard sphere. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये थ्योरी ये कहती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये क्या मान के चलती है? हार्ड स्फीयर। ये थ्योरी का कहना क्या है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं? स्पेरिकल होते हैं। और कैसा स्पेरिकल होते हैं? हार्ड स्फीयर होते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट है अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस due to the collisions of reactant molecules. तो इस थ्योरी कहती है कि रिएक्शन कब होगी? केमिकल रिएक्शन कब होगी? रिएक्शन होती है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कैसे? देखो ऐसे देखो इसको, जैसे कि मान लो एक रिएक्टेंट ये है ए, वो इधर से आया, एक रिएक्टेंट बी इधर से आया, दोनों टकराएंगे और तब जाके ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट, ठीक है। तो थ्योरी क्या कह रही है? पहला पॉइंट तो उसने यही बोल दिया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलिजन थ्योरी क्या मानती है? हार्ड स्फीयर। और फिर ये वो थ्योरी कहती है कि जब ये हार्ड स्फीयर आपस में टकराएंगे, इनमें कोलिजन्स होंगे, तब जाके क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। और इनमें कोलिजन नहीं होगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक। इसीलिए तो थ्योरी का नाम क्या है? कोलिजन थ्योरी। क्योंकि थ्योरी का मानना ही ये है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, कोलिजन होगा, तब क्या बनता है? प्रोडक्ट। नहीं समझ में आ रहे? थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट को मैं आपको बता देता हूं। ये थ्योरी कहती है कि जैसे सपोज करो 100 कोलिजन हुए टोटल, मान लो ए और बी कितने बार टकराए हैं? 100 टाइम। तो थ्योरी कहती है कि जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 टाइम प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 100 के 100 टाइम प्रोडक्ट बन जाए, या 20 टाइम ही बन पाए, 30 टाइम बन पाए, है ना, 40 टाइम बन पाए, तो ये भी हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑल दी कोलिजन्स, लिखिए, ऑल दी कोलिजन्स डू नॉट लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। डू नॉट लीड टू दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। The collisions that actually produce the product,
आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन, आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। हाँ भाई, तो देखें जरा, यहाँ देखिए वो ये कह रहा है ऑल दी कोलिजन्स डू नॉट लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जितने भी कोलिजन होंगे हर बार सबसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जिन कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है उन कोलिजन्स को हमने क्या नाम दे दिया है, इफेक्टिव कोलिजन्स। जैसे कि मान लो ए और बी आपस में टकराए 100 टाइम्स, 100 कोलिजन हुए, लेकिन सपोज करो आउट ऑफ 100 कोलिजन ओनली 30 कोलिजन्स गिव यू प्रोडक्ट, तो उन 30 कोलिजन्स को मैं क्या नाम दे दूंगा, इफेक्टिव कोलिजन। बाकी जो 70 रहे जिनसे हमारा प्रोडक्ट बन ही नहीं पाया वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, वो तो नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स हो गए। तो इफेक्टिव कोलिजन समझ में आया। अब एक पॉइंट ये भी है कि कब ऐसा कौन सा केस होगा, कौन सी कंडीशन होगी कि हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराएं और प्रोडक्ट बन जाए और कोलिजन कैसा हो जाए, इफेक्टिव कोलिजन। ऐसा क्या होना चाहिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकरा के प्रोडक्ट बना दें और कोलिजन कैसा हो जाए, इफेक्टिव। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि जब ये टकरा रहे हैं आपस में तो इनके पास दे मस्ट हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो कि हर एक रिएक्शन में अलग अलग होती है। और दूसरा, जब ये टकरा रहे हैं तो इनका प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए टकराते समय, कोलिजन के टाइम पे इनका ओरिएंटेशन भी एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसमें आगे लिखें। हाँ, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे कब। यहाँ पे लिखिए, इसी थर्ड पॉइंट में ही लिखते जाइए नीचे नेक्स्ट लाइन से, फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स, फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स molecules have to collide with certain amount of energy, with certain amount of energy। देखो, जब मॉलिक्यूल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ टकराएंगे तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट। और जो एनर्जी इनके पास होनी चाहिए टकराते समय प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इधर समझने में ध्यान लगाइए। जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, वो एनर्जी होगी तो ही ये क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। और जितनी एनर्जी इनके पास होनी चाहिए टकराने के टाइम पे, उस एनर्जी को मैं क्या कह रहा हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। पेपर में कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बताओ। तो फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स हैव टू कोलाइड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स मॉलिक्यूल हैव टू कोलाइड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड सर्टेन डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शन या सर्टेन ओरिएंटेशन कर लो चलो। तो जब हमारे मॉलिक्यूल का डायरेक्शन और एनर्जी एकदम सही होगा टकराते समय तो वो प्रोडक्ट बना देंगे, और उस कोलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, मॉलिक्यूल्स को क्या माना गया है, हार्ड स्फीयर। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि ये जो हार्ड स्फीयर आपस में जब टकराएंगे तब क्या बनता है, कोलिजन। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि हर एक कोलिजन में प्रोडक्ट नहीं बनता है, लेकिन जिनमें बनता है उन्हें क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली तो ये कि मॉलिक्यूल्स के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, और दूसरा ये कि उनका ओरिएंटेशन एकदम सही होना चाहिए। और मॉलिक्यूल को टकराते समय जितना एनर्जी उनके पास होना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, तो आगे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। देखो इसको ऐसे समझिए, जैसे A प्लस बी आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। सपोज करो कि इनका एनर्जी, ऐसे ही मान लेते हैं कि इनके पास जो अभी एनर्जी है प्रेजेंट में वो 20 जूल है, ऐसे ही मान लिया है। एट प्रेजेंट इनके पास कितना एनर्जी है, 20 जूल। और रिएक्शन करने के लिए, फॉर रिएक्शन सपोज करो इनके पास एटलीस्ट 30 जूल एनर्जी होना चाहिए। जब ये 30 जूल एनर्जी के साथ आपस में टकराएंगे तब क्या बनेगा, प्रोडक्ट। नहीं समझ में आ रहे। राइट नाउ दे हैव 20 जूल एनर्जी,
और रिएक्शन करने के लिए इन्हें टकराना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा, और कोलिजन के टाइम पे इनके पास कम से कम कितना एनर्जी होना चाहिए, 30 जूल। और 30 जूल एनर्जी के संग अगर ये कोलाइड करेंगे तो ये प्रोडक्ट बना देंगे। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म द प्रोडक्ट, वो कितना है अभी, 30 जूल। और इसी 30 जूल एनर्जी को जो कि इसके पास होना चाहिए हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जितना कम से कम एनर्जी होना चाहिए जिससे कि वो टकराने के बाद क्या बना दें, प्रोडक्ट, उस एनर्जी को मैं क्या कहूँगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन इनके पास अभी है क्या थ्रेशोल्ड, इनके पास तो 20 जूल है, होना कितना चाहिए था, 30 जूल। तो अब हमें अगर रिएक्शन करवानी है तो वी विल हैव टू सप्लाई 10 जूल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, हमें देनी पड़ेगी। तो 10 जूल एनर्जी मुझे बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा कि इसके पास अभी 20 है, 10 और पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो जितना एनर्जी हम आपको बाहर से सप्लाई करना पड़ रहा है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आप समझ पा रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, और एक बार बात सुन लीजिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जितना एनर्जी कम से कम होना चाहिए आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन इनके पास है तो नहीं इतना, इनके पास कम है, तो वी विल हैव टू सप्लाई लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। तो जितना एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो ये क्या रहेगा वो समझो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी possessed by reactant molecule, which must be possessed by reactant molecule, so they can change into, so they can change into final product as a result of collision, is called threshold energy, ठीक है। कोई डाउट, सिंपल है, ठीक है। तो जितना कम से कम एनर्जी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास हो जिससे कि वो टकराने के बाद प्रोडक्ट बना दें, उस कम से कम एनर्जी को हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब नेक्स्ट हेडिंग इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए जरा। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो समझो। देखो, हमें कितना एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा, 20 जूल। भाई अभी इनके पास एनर्जी है कितना, 20 है, तो हमें 10 देना पड़ेगा। सपोज करो ऐसे ही मान लिया है, तो 10 दे देंगे तो क्या होगा, इनका जो 20 था वो कितना बन जाएगा, 30, और फिर इनका एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर पहुंच जाएगा। अभी इनका एनर्जी कितना है, 20, बाहर से 10 और दिया तो 30 हो गया। फिर इनका एनर्जी किसके बराबर पहुंच गया, थ्रेशोल्ड के बराबर। अब ये टकराने के बाद क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट। नहीं समझ पा रहे। तो जितना एनर्जी बाहर से देना पड़े जिससे कि रिएक्टेंट का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए और उससे कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बन सकता हो, तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन। ठीक। तो इसमें लिखें जरा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी minimum amount of energy that must be supplied, या that ऐसे कर लो, that is required, ऐसे कर लो, चलो, that is required by reactant molecule, so their energy can become equal to
इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी in order to undergo chemical change, in order to undergo chemical change is called activation energy। ठीक है जी, तो सिंपल है। देयर एनर्जी कैन बिकम, ये बिकम है, बिकम, देयर एनर्जी कैन बिकम इक्वल टू, पास लिख दो इसके, हाँ भाई, तो क्या लिखेंगे इसको, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए है, बाहर से चाहिए, जिससे कि उनका एनर्जी किसके बराबर बन जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, और वो केमिकल चेंज उनमें हो सके, रिएक्शन हो सके, ऐसे एनर्जी को मैं क्या कहूँगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई डाउट है दोनों में, बताओ क्यों भाई, ये सब थर्ड पॉइंट के अंदर ही चल रहा है अभी तक तो, ठीक है, ये सब किसके अंदर चल रहा है, थर्ड पॉइंट के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको इसके इसे रफ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे। देखो, तो अभी अभी हमने देखा कि सपोज करो ए और बी को प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना एनर्जी होना चाहिए, सपोज करो 30 जूल, इतना होगा तो ये कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन अभी इनके पास सपोज करो कितना एनर्जी है पहले से, 20 जूल, ठीक है। तो जितना पहले से है उसे मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जितना पहले से है, और जितना होना चाहिए था उसे क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो चाहिए था 30 जूल होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी 30 जूल है, और है कितना 20 जूल, तो बाहर से कितना देना पड़ेगा, 10 जूल, ऐसे मान लो कितना देना पड़ेगा, 10 जूल। तो जितना देना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लीजिए, जितना एनर्जी होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड, जितना है पोटेंशियल, और जितना बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है, क्यों भाई, ये थ्रेशोल्ड है, इन दोनों को जोड़ेंगे, पोटेंशियल प्लस एक्टिवेशन को, तो किसके बराबर हो जाएगा, थ्रेशोल्ड के बराबर। तो ये एक हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझो, इधर एक छोटा सा वो ग्राफ बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे तो बात मैं कर रहा हूँ एनर्जी की, दिस इज एनर्जी, ऊपर की तरफ जाने पे एनर्जी बढ़ रही है, और इधर क्या है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब है रिएक्शन कितनी हो गई, ठीक है। तो इधर जाने पे क्या है, प्रोग्रेस। अब आप इसको ऐसे सोचो कि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दिस इज आवर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक, और ये क्या है आपका, सपोज करिए दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी अभी कितना है, इतना एनर्जी है, लेकिन इसका एनर्जी कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ना चाहिए, तब जाके ये किस में चेंज होगा, सपोज कर लो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो हमें इसका एनर्जी देना पड़ेगा, भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी इतना है अभी, और होना कितना चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, इतना होना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा बाहर से, और उसी एनर्जी को मैं क्या कहूँगा, एक्टिवेशन एनर्जी। जितना सप्लाई करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। तो हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इसका एनर्जी बढ़ता जाएगा, और जैसे ही यहाँ पहुँचेगा ये किस में चेंज हो जाएगा, सीधा प्रोडक्ट में। तो आपको कितना एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ा, आपके पास इतना एनर्जी तो पहले से ही था, यहाँ से लेके यहाँ तक का एनर्जी आपको बाहर से सप्लाई करना पड़ा, और इस एनर्जी को मैं क्या कहूँगा, एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ डिनोटेड बाई EA, है ना, ये उसमें डेफिनेशन में भी लिख देना, एक्टिवेशन एनर्जी डिनोटेड बाई EA, कैपिटल E और स्मॉल a। अब इसको आप एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का एनर्जी कितना है, इतना, और प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है, इतना। तो ज़्यादा एनर्जी किसका है, रिएक्टेंट का इतना है, प्रोडक्ट का इतना है। तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, ठीक। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो A से बना प्रोडक्ट,
और इसका एनर्जी है सपोज करो 10 जूल और इसका है 5 जूल। तो जब ए से प्रोडक्ट बनेगा तो 5 जूल एनर्जी इसमें से बाहर निकल जाएगी, वो निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, तो एनर्जी बाहर निकलेगी। वैसे ही आप यहाँ देखो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, तो यहाँ जो एनर्जी का डिफरेंस होगा डेल्टा एच वो कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेगी ना, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए वैलिड है, क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है। दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसके लिए काम करेगा ग्राफ, एक्सोथर्मिक के लिए। ठीक है, सेम ग्राफ में एक और बना सकता हूँ एंडोथर्मिक के लिए भी। कैसे बनेगा, यहाँ पे आप क्या नोट करें, प्रोग्रेस। इधर रिएक्शन हो रही है और इधर क्या है आपका एनर्जी। और सपोज करो ये क्या हो गया आपका, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। सपोज करो रिएक्टेंट का एनर्जी अभी कितना है आपका, ये दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का एनर्जी इतना है और होना कितना चाहिए, इतना, तब जाके वो किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। तो हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इसका एनर्जी बढ़ता जाएगा और जैसे ही इतना हो जाएगा तुरंत ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ठीक, तो कितना एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एनर्जी देना पड़ा। इसे हमें क्या कहूँगा, एक्टिवेशन एनर्जी EA। अच्छा एक और चीज़ देखो, रिएक्टेंट का एनर्जी कितना है यहाँ से लेके, और ये किसकी एनर्जी किसका है, प्रोडक्ट का। तो ज़्यादा एनर्जी किसका है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी कम है। तो इस बार क्या होगा, इस बार उल्टा है। जैसे मान लो रिएक्टेंट का एनर्जी 10 जूल है और प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है 25 जूल, तो 10 जूल और 25 जूल। तो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है तो बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, कितना, 15 जूल, तभी तो होगा। 10 और 15 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, तो बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन के लिए काम कर रहा है, ये दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमने एक ग्राफ बना के दिखा दिया है। कोई दिक्कत, नोट करिए, ये फॉर्मूला नोट करो, ये दोनों ग्राफ नोट करो। ये तो ऐसे ही है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर हम फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे कोलिजन थ्योरी का। इसको बनाओ पहले, एक लास्ट और फोर्थ पॉइंट और लिख लीजिए। लिखो, अलोंग विद द एनर्जी मॉलिक्यूल्स must collide in proper orientation। ठीक है, दैट्स ऑल। यानी कि एनर्जी तो होनी ही चाहिए थ्रेशोल्ड के बराबर, साथ में उनका ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए, दैट्स ऑल। एक हेडिंग और लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स को कितने फैक्टर्स घटाया बढ़ा सकते हैं। तो पहला है इसमें थ्रेशोल्ड, पहला है एनर्जी फैक्टर कर लो। फर्स्ट इज एनर्जी फैक्टर। तो आपको मालूम है कि अगर हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कम से कम कितना हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, तो वो टकरा के प्रोडक्ट बनाएंगे और कोलिजन कैसा बन जाएगा, इफेक्टिव। ठीक, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स should possess energy greater or equal to threshold value। ठीक है, यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है, होना चाहिए, तब जाके कोलिजन्स कैसा होगा, इफेक्टिव। दूसरा पॉइंट और है, कोलिजन्स को इफेक्टिव होने के लिए उनके पास एनर्जी तो होनी ही चाहिए, साथ ही जब वो टकरा रहे हैं तो उनका ओरिएंटेशन भी एकदम सही होना चाहिए। तो दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर। तो इसमें लिखें आप जरा, द
द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, या ऐसे करो इसको, ड्यूरिंग कोलिजन, ऐसे कर लो, ड्यूरिंग कोलिजन, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स must possess proper orientation। ठीक है जी। तो कुल मिला के आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर हमारा कोई रिएक्टेंट आपस में टकरा के प्रोडक्ट बनाएगा तो कब बनाएगा? वो तब बनाएगा जब दोनों जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनका एनर्जी किसके बराबर हो? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। और साथ ही साथ जब वो टकरा रहे हों तो उनका डायरेक्शन, ओरिएंटेशन सब कुछ सही होना चाहिए, तब वो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसे कोलिजन को मैं क्या कहूँगा? इफेक्टिव कोलिजन। और नहीं बनेगा तो वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो शर्तें हैं कि पहले तो इनका एनर्जी सही होना चाहिए। इनका एनर्जी कितना होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। और दूसरा क्या है कि इनका ओरिएंटेशन फैक्टर भी एकदम सही होना चाहिए, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है। तो ये था आपका, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लिखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो इसमें लिखें जरा, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। क्या मतलब है इसका वो समझो। जैसे कि मान लो आपके पास एक कंटेनर में बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है। और इसका वॉल्यूम है 1 यूनिट वॉल्यूम। कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से 1 यूनिट वॉल्यूम है। तो 1 सेकेंड के अंदर 1 यूनिट वॉल्यूम में रिएक्टेंट आपस में जितनी बार टकराएंगे, जितनी बार कोलिजन करेंगे, उस कोलिजन के नंबर को ही हम क्या कहेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आ रहे? तो 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड के अंदर जितने कोलिजन हो जाएं, मान लो 30 कोलिजन हो गए, तो मैं क्या कहूँगा? 30 कोलिजन पर सेकंड। ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकंड इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? और लिख दीजिए इसमें, इट इज डिनोटेड बाई जेड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाई जेड। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो क्या जल्दी जल्दी प्रोडक्ट नहीं बनेगा? बनेगा। और रिएक्शन का रेट भी फास्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा, है ना। ऊपर की तरफ एरो करके मतलब बढ़ रहा है, नीचे की तरफ एरो करके बनाए तो मतलब घट रहा है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक। एक पॉइंट और समझो यहाँ पे एक रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली, कंसीडर और रिएक्शन। मान लो एक रिएक्शन है, A + B से क्या बन रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्शन को, रेट को निकालने के लिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं आपको। जैसे मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, -dA/dt, -dB/dt, या ऐसे प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt, ऐसे भी लिख सकते हैं। या रेट ऑफ रिएक्शन हम को उससे भी निकाल सकते हैं, जो हमारा रेट लॉ होता है उससे भी, R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, वैसे भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तरीका हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी को यूज करके भी होता है। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे निकालना हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का यूज करके, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो वो आपको समझना है कि रेट इज इक्वल टू, जैसा कि मान लो मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा?
जेड ए बी डॉट माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे जेड ए बी क्या है, तो जेड ए बी है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हालांकि हमारे 12th में कोई इस फॉर्मूले को यूज करके कोई न्यूमेरिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है पेपर में, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक। और ये क्या है? e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये पूरा क्या है? तो ये पूरा का पूरा रहेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी। तो अगर मुझे किसी रिएक्शन का रेट बताना हो, वो भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी का यूज करके, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? रेट इज इक्वल टू जेड ए बी। जेड क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। किस किस के बीच में कोलिजन हो रहा है? ए बी के बीच में, ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है। ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये पेपर में आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, मुझे एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। ई इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो उसमें ये भी एक ऑप्शन था। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अच्छा, एक काम और करना है, यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ। पहले इसको ऐसे समझिए कि कोलिजन्स को इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें एक और फैक्टर जोड़ सकते हैं। कौन सा? ओरिएंटेशन फैक्टर जो है पी। बोलो इसी फॉर्मूले में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके नीचे, इन ऑर्डर टू मेक collisions more effective, collisions more effective, we can add orientation factor P in above equation, तो इस इक्वेशन में हम लोग एक फैक्टर और जोड़ देंगे, P और जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली? फिर रेट इज इक्वल टू P डॉट जेड ए बी डॉट ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक। तो सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल्स वो हमारे पार्ट उसमें सिलेबस में नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है बस इतना। ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, इन सम केसेस it is found that a large number of colliding molecules have energy more than threshold energy, yet the reaction is slow. Why? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ना, ये बोर्ड में था क्वेश्चन। वो ये कह रहा है इट इज फाउंड दैट इन सम केसेस, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, फिर भी रिएक्शन का रेट कैसा रहता है? स्लो। ऐसा क्यों हो सकता है? देखो मैंने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन का रेट फास्ट होने के लिए, जब ये आपस में टकराएं तो कोलिजन्स कैसे होने चाहिए? इफेक्टिव। जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। लेकिन कोलिजन्स को इफेक्टिव बनाने के लिए दो फैक्टर हैं, एक तो एनर्जी फैक्टर है, और एनर्जी फैक्टर में मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनका जो एनर्जी है वो किसके बराबर होना चाहिए? कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। और दूसरा फैक्टर क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। तो अगर हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स
का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो और उनका ओरिएंटेशन भी एकदम सही हो, ओरिएंटेशन भी एकदम सही हो, दोनों चीज़ सही होंगी, तब ये टकराएंगे और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, कॉलिजन्स कैसे हो जाएंगे इफेक्टिव और रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा फास्ट। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एनर्जी तो ठीक ठाक है मॉलिक्यूल्स का, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, क्यों है? इसका मतलब एक ही फैक्टर तो कंप्लीट हो रहा है, हो सकता है उनका ओरिएंटेशन ना सही हो, ओरिएंटेशन सही नहीं होगा, इस वजह से भी क्या हो रहा होगा, जो हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे होंगे, कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं हो रहे होंगे। ठीक, तो इसका आंसर लिखो जरा, मैं बोलता हूँ आंसर। इट इज़ ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। सिंपल बात एक ही है कि इनका ओरिएंटेशन सही नहीं है, अगर एनर्जी है जितना चाहिए उतना, फिर भी नहीं हो रहा, रिएक्शन स्लो जा रही है, इसका मतलब उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो लिखें इट इज़ ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक, और लिख दो और ड्यू टू अनदर फैक्टर, और ड्यू टू अनदर फैक्टर called steric factor, or due to another factor called steric factor, which refers to orientation of colliding molecules, which refers to orientation of colliding molecules. ठीक, that's all. Limitation of collision theory, लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। ठीक है जी, तो इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है वो जरा देख लें। देखो जरा ध्यान दो, पहली बात तो ये है कि दिस थ्योरी कंसीडर्स मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर। इस थ्योरी के हिसाब से सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, हार्ड स्फीयर हैं, स्फेरिकल है। ठीक है, एंड इग्नोर देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। देखो आपने अगर 11th में पढ़ा हो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कोई मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है, कोई ऑक्टाहेड्रल होता है, कोई ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है, इस तरह की सबकी अलग अलग ज्योमेट्री शेप होती है। उसकी तो ये बात ही नहीं कर रहा है, ये तो बस ये कह रहा है सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, स्फेरिकल है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और एक दूसरा और है, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन बायमॉलिक्यूलर हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ठीक, इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये रिएक्शन है, A प्लस बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब सपोज करो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, मान लो ये गैस बन गया। अब ये रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हैं तो बाई मॉलिक्यूलर हो गई, संग में इसके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी रिएजेंट हैं वो अलग अलग स्टेट में है, तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो जाएगी। ये सारे सेम स्टेट में होते तो होमोजीनियस हो जाती। तो इस तरह की रिएक्शंस को भी ये कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर देती है और सारे मॉलिक्यूल को कैसा मान लिया है इसने, हार्ड स्फीयर। ठीक है, सो दीज आर दी टू लिमिटेशंस, नोट कर लो इनको।